नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना का पार्ट 2। घर पहुंचकर पिता ने रमा से पूछा, उन्होंने क्या कहा बेटी? उन्होंने कहा कि यदि मैं अनुज से शादी करूंगी तो वो अनुज को जायदाद से बेदखल करने के लिए कोर्ट में घसीटेंगी और उसका परिवार बिखर जाएगा। पापा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच टकराव हो? और अगर मैं अनुज को ये सब बताती हूँ तो वो 1 मिनट में मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा। पर क्या ऐसा करना उचित होगा पापा की अपने स्वार्थ के लिए मैं उससे सब कुछ छीन लूं जो उसका अधिकार है? कह तो तुम ठीक रही हो बेटा, पर क्या इतना सब होने के बाद अनुज चुप रहेगा? वो तो तुमसे मिलने आएगा ही, तब क्या कहोगी तुम? शादी से मना कर दूंगी, रमा ने जोर देकर कहा। क्या बोली तुम रमा? मैं शादी करने से मना कर दूंगी पापा। पर ये तो कोई रास्ता नहीं हुआ बेटा, इससे तो तुम्हें भी तकलीफ होगी और अनुज को भी। तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना, और कोई विकल्प है क्या? मैं तो सब कुछ नसीब पर छोड़ देती हूँ पापा। वक्त बड़ा बलवान होता है, अगर वो मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो सब ईश्वर की मर्जी। पर अपने से मैं कभी नहीं बताऊंगी कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा था। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर अनुज के एक कंधे पर प्लास्टर चढ़ा था और वैसे ही उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सारे रिवाजों को पूरा करने में उसके 2-3 दिन बीत गए। इस दौरान न तो रमा या उसके परिवार से कोई आया, न तो रमा ने फोन किया और न ही रमा ने फोन उठाया, बल्कि ज्यादातर समय रमा का मोबाइल स्विच ऑफ ही रहता था। फिर एक दिन वो नंबर ही बंद हो गया। अब अनुज को थोड़ी चिंता होने लगी, उसके मन में शंका व्याप्त हो गई। उसने सोचा, चलो घर जाकर ही पता करता हूँ कि क्या बात है। अगले दिन वह कार लेकर रमा के घर पहुंच गया। उस दिन सब लोग घर पर ही थे। अनुज ने जाकर मेन गेट की घंटी बजाई। रमा के पिताजी घर से बाहर आए। ओह अनुज, तुम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल? सॉरी अनुज, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अब रमा तुमसे नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी मतलब अब तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो पाएगी? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अभी 4 दिन पहले तो आप ही ने तय किया था हम दोनों की शादी, फिर अचानक क्या हो गया? अचानक रमा ने अपना मन बदल लिया है अनुज। मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा उसका कहना है। क्या उसने ऐसा कहा आपसे? हाँ, उसी ने कहा। पर क्यों? मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा अनुज? आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप झूठ कह रहे हैं। मुझे उसके मुंह से सुनना है। उसकी आंख से आंसू की धार बहने लगी। मैं सच कह रहा हूँ अनुज, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, आप रमा को बुलाइए। रमा, बाहर आओ। रमा, रमा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आह, आह। उसके कंधे पर प्रेशर भी पड़ रहा था। वो बाहर नहीं आएगी, मैंने कह दिया ना। अब उसका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा, तुम चले जाओ। रमा, रमा, बाहर आओ रमा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जोर जोर अपने हाथ को दीवार पर पटकने लगा। अचानक उसके कंधे का प्लास्टर खून से लाल हो गया। तुम व्यर्थ ही तबीयत खराब कर रहे हो अनुज। कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं मानूंगा अंकल, आप बस एक बार रमा को बुला दीजिए। उसका प्लास्टर अब खून से लथपथ हो गया था, खून काफी बह चुका था। वह किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। वह पर्दे के पीछे सब सुन रही थी। उसे अनुज के स्वास्थ्य की चिंता हुई और वो तेजी से बाहर आई। अनुज सिर झुकाकर रो रहा था। तुमको पापा ने बताया ना, तो सच क्यों नहीं मान रहे हो? रमा चिल्लाई। अनुज ने धीरे सर उठाकर देखा। ये तुम क्या कह रही हो रमा? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। अनुज अब भी रो रहा था। मैं ठीक कह रही हूँ, वो सब दिखावा था। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं। अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अब तक खून इतना बह चुका था कि ये सुनते ही अनुज एक और लुढ़क गया। रमा फौरन उसके पास आई
उसका नाक चेक किया, सांस चल रही थी। पापा, ये बेहोश हो गया है, इसको तुरंत अस्पताल ले जाकर इसके घर वालों को खबर करनी होगी। उसके पापा ने उठाकर अनुज को कार में रखा और अस्पताल छोड़कर उसके ऑफिस में खबर कर दिए। अनुज वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया था करके उसकी जान बच गई, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। यह सोचकर रमा बहुत डर गई और अचानक उस झंझावात से बाहर आ गई। उसने इधर उधर सिर घुमाकर देखा, स्टाफ रूम में कोई नजर नहीं आया। 2 वर्ष पूर्व की वो सभी यादें अब भी उसके दिमाग में तैर रही थी। कितना समय बीत गया इन 2 वर्षों में, वो अनुज को एक पल भी भूल नहीं पाई थी। पर भाग्य का पलटवार देखो कि भागते भागते वो उसी के अंदर आ गई थी। आज वो उसके कॉलेज का मालिक था, बॉस था और उससे किसी भी वक्त बुलवाकर बात कर सकता था। क्या बात है डियर, तू क्लास लेने नहीं गई? माला ने अंदर आते ही पूछा। नहीं यार, आज मन नहीं था। क्यों भला? बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। अच्छा, मैनेजमेंट चेंज हुआ इसीलिए। हाँ, ऐसा ही समझ ले। वो कितना हैंडसम है ना। कौन? वो? अरे वही जो नया चेयरमैन आया है। अच्छा अनुज, अनुज तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी कोई पुरानी यारी हो उससे। रमा थोड़ा हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर सर बोल, बोश है तुम्हारी, माला बोली। तुझे बड़ी जलन हो रही है माला, मुझे तो एक ही नजर में भाग गए यार, माला बोली। अच्छा तो क्या करेगी? अपना लक ट्राई करूंगी और क्या। तभी कमरे में चपरासी अंदर आया। मैडम, नए चेयरमैन सर ने सभी स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं, रमा बोली। 10 मिनट में सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रमा और अनुज को ठीक एक दूसरे के सामने की सीट मिली। कॉन्फ्रेंस चालू होने से पहले ही 1-2 बार दोनों की नजरें चार हो गई। जैसे ही अनुज की नजर रमा पर पड़ती, वो एकदम सिहर जाती थी। वो कागजों में उलझी होने का नाटक करने लगी। फिर उसने देखा कि माला अनुज को एकटक देखे जा रही है। माला, ए माला, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस अपना घर बसाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसका घर बस चुका है और वो शादीशुदा है, रमा फुसफुसाई। ये सुनते ही माला का चेहरा ढीला पड़ गया। क्या वो सही में शादीशुदा है? हाँ जी, वो सच में शादीशुदा है। ओ नो, मैं कितने सपने संजो डाले थी, पर तुमने सब तोड़ दिए। मैंने क्या किया? शादी उसने की है, पर बताया तो तुमने ना। तू नहीं बताती तो मैं कम से कम कुछ और दिन सपनों में जी लेती। हट यार, अब मेरा मूड खराब हो गया। मैं जाती हूँ घर, सर पूछेंगे तो बोल देना उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे इतनी सी बात पर तू उदास हो गई? बैठ ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। नहीं यार, मुझे जाने दे, अब मेरा मन नहीं कर रहा है बैठने का, कहकर वो उठी और बाहर निकल गई। साइलेंस प्लीज। तभी प्राचार्य महोदय की आवाज गूंजी। सब चुप हो गए। देखिए, आज आप सब लोगों को किस लिए बुलाया गया है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी लोगों से करनी थी। और वो बात ये है कि हमारे पुराने प्रबंधन समिति की जगह अब नए प्रबंधन समिति ने लिया है। आज मिस्टर अनुज कुमार और मिस्टर शेखर ने हमारे कॉलेज को ओनरशिप लिया है। मिस्टर अनुज कुमार चेयरमैन है और उनके मित्र मिस्टर शेखर सचिव के रूप में कार्यभार देखेंगे। मैं पूरे महाविद्यालय के स्टाफ की ओर से मिस्टर अनुज का स्वागत करता हूँ और मिस्टर शेखर का भी स्वागत करता हूँ। अब मैं चेयरमैन सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। अनुज ने बोलना चालू किया। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं बीके कंस्ट्रक्शन का मालिक हूँ। मैंने पहली बार किसी शैक्षणिक संस्था में रुचि लेकर पैसे लगाए हैं। आप सभी के सहयोग से हम कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। हाँ, हो सकता है इसके लिए मैं आपको ज़्यादा काम करने को कहूँ, उसने रमा की ओर देखते हुए बोला। उससे आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, परंतु आप निश्चित रहिए, ये महाविद्यालय की बेहतरी के लिए होगा। रमा समझ पा रही थी
कि आखिरी लाइनें उसी के लिए कही जा रही है। वो 100% उसको परेशान करने ही आया है। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। इस सब के चक्कर में थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी और चूंकि आज माला भी पहले चली गई थी तो उसे अकेले ही लौटना था। वो मेन रोड पर आकर ऑटो की प्रतीक्षा करने लगी। काफी देर हो गई पर एक भी ऑटो नहीं मिल रही थी। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। कोई परेशानी है मैडम? अनुज ने शीशा खोलकर पूछा। रमा हड़बड़ा गई। जी कोई परेशानी नहीं, मैं चली जाऊंगी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। रमा संचोक में थी। देखिए अंधेरा हो गया है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आइए बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कहा ना मैंने, शुक्रिया आपका, प्लीज। अच्छा ठीक है कहकर अनुज ने वही गाड़ी आगे कर साइड में लगा दिया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। रमा देख रही थी कि वो साइड मिरर से उसको लगातार देख रहा है पर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ऑटो भी नहीं मिल रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दोनों अपनी अकड़ में खड़े रहे। अनुज भी वही खड़ा रहा और रमा भी वही खड़ी रही। कोई बातचीत नहीं। आखिरकार थक हार कर रमा कार तक गई और कार की पिछली सीट पर बैठ गई। सामने आ जाइए मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, अनुज बोला। मेरे पीछे बैठने भर से आप ड्राइवर नहीं बन जाएंगे। चलाइए गाड़ी, रमा बोली। पर मुझे तो ऐसा ही लगेगा। सामने आ जाइए, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अनुज नाराज होते हुए बोला। रमा के पास तो विकल्प ही नहीं था। वो उठी और सामने सीट पर जाकर बैठ गई। अनुज ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की ओर चलने लगा। कहाँ पर छोड़ना है मैडम आपको? स्वर्ण भूमि सोसाइटी, रमा ने शीशे से बाहर देखते हुए उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, क्या मैं गाना चालू कर सकता हूँ? आपकी गाड़ी है, आप चालू। अनुज ने जानबूझकर वही गाना लगाया जो रमा को बहुत पसंद था और वो अनुज का हाथ पकड़ दोहराती थी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ये गाना बंद कर दीजिए प्लीज, मुझे ये गाना नहीं सुनना है। रमा परेशान होते हुए बोली। पर मुझे तो सुनना है और यही गाना सुनना है। अभी तुमने कहा ना कि आपकी गाड़ी है, जो आप चाहे कर सकते हो। ठीक है सुनो, मुझे क्या करना है? रमा अपना मुंह फिराए हुए बोली। सुनूंगा और जरूर सुनूंगा। पूरे कॉलेज को लाउड स्पीकर लगाकर सुनाऊंगा। मुझे परेशान करने आए हो? रमा उसकी ओर अब गुस्से से देखते हुए बोली। परेशान? तुमको कौन परेशान कर सकता है? उल्टा तुम सबको परेशान करने में माहिर हो। चुप रहो, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। अच्छा, मैं तो बड़ा खुश नजर आ रहा हूँ ना तुमको। देखो अनुज, हम दोनों की जिंदगी अब अलग हो चुकी है। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मेरी जिंदगी आज भी तुमसे अलग नहीं हो पाई है। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे रमा? क्यों धोखा दिया बताओ? अनुज की आंखें भर आई। धोखे वाली कोई बात नहीं है। जब मैं तुमसे कोई प्यार ही नहीं करती तो धोखे वाली बात ही कहाँ है? अच्छा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ये पिंक साड़ी अब तक क्यों रखी हो? बस ऐसे ही। मैं तुमसे प्यार नहीं करती मतलब नहीं करती तो उतरो मेरी गाड़ी से, अभी उतरो। क्या? हाँ, तुम्हारी सोसाइटी नजदीक ही है, पैदल जाओ। अजीब आदमी हो, पहले खुद ही बिठाते हो फिर कहीं भी उतार देते हो। और तुमने मुझे अपने जीवन से उतार दिया, उसका क्या? उतरो। रमा चुपचाप उतर गई। जाओ यहाँ से, रमा ने हाथ जोड़कर कहा। अनुज वहां से निकल गया। रमा पैदल चलते हुए अपनी सोसाइटी पहुंच गई। आज उसका मन एकदम अस्थिर था। उसने सोचा इस तरह तो रोज चिक होगी, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं इस्तीफा ही दे दूं। वो बैठकर इस्तीफा लिखने लगी, फिर उलट पुलट कर सोने की कोशिश करने लगी पर उसकी नींद तो गायब हो गई थी। वो सोच रही थी कि अनुज उसके जीवन में अचानक वापस कैसे आ गया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अगर उसकी शादी हो गई तो फिर मुझसे क्यों टकराव करने की कोशिश कर रहा है? मैं उसे चाहती हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या वो अपनी शादी के बाद भी मुझे चाहता है? ये तो ठीक नहीं लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेहतर है
कि मैं उसके जीवन से चली जाऊं, उससे दूर जाने के लिए तो यहाँ दूसरे शहर आई थी, परंतु ये कहाँ से आ गया। चलो कोई बात नहीं, कल ही इस्तीफा दे दूंगी। यह सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। घर की घंटी बजी तो उसकी आंखें खुली, देखा तो 7 बज गए थे। उसने जाकर दरवाजा खोला, देखा कुक थी। देख आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस चाय पिला दे, रमा ने कहा। भूखे रहना ठीक नहीं दीदी, मैं कुछ बना देती हूँ, देख ले, पर मेरा मन नहीं हो रहा है। ठीक है, खाने का आप देख लेना, मैं कुछ बनाकर छोड़ दिए रहूंगी। ठीक है, कहकर रमा नहाने चली गई। वो बाथरूम से निकलकर जब बेडरूम में आई तो देखा कि पिंक साड़ी बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। उसे देखते ही फिर सारी घटना याद आ गई। उसने उसे फोल्ड करके एक बैग में रख दिया और अलमारी के एक कोने में डाल दिया। फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुंचकर उसने काउंटर पर बैठी मालती को इस्तीफा सौंपते हुए कहा, ये मेरा इस्तीफा है, चेयरमैन या सेक्रेटरी महोदय जब आए तो उनको दे देना। रमा मैडम, ये मैं नहीं रख सकती, वो लोग जब आए तो मैं आपको खबर भिजवा दूंगी, आप खुद ही दे दीजिएगा। क्या है कि ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसीलिए मैं नहीं रख पाऊंगी, मालती ने कहा। रख लेना यार प्लीज, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, रमा ने कहा। सॉरी मैडम, और किसी बात का आवेदन होता तो मैं रख भी लेती, परंतु ये तो इस्तीफा है, इसे आपको खुद ही देना होगा। चलो ठीक है, फिर मैं स्टाफ रूम में हूँ, जैसे इन दोनों में से कोई आए मुझे बता देना। ठीक है मैडम, मैं आपको खबर करती हूँ। रमा स्टाफ रूम में बैठी ही थी कि अचानक ऑफिस से फोन आया कि सचिव महोदय आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। रमा उठी और स्टाफ रूम से निकलकर ऑफिस की ओर चल दी। मैं आई कम इन सर, रमा ने पूछा। हाँ जी, अंदर आइए, शेखर ने कहा। थैंक यू सर, बैठ जाइए। आप ही का नाम मिस रमा है? जी सर। तो आप इस्तीफा क्यों देना चाहती है? क्या नया मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप तो काफी काबिल लड़की है, हमारे साथ काम करिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नहीं सर, वो बात नहीं है, मुझे कुछ अच्छे ऑफर मिल रहे हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती। ओ, तो मुझे बताइए, मैं बॉस से आपके इंक्रीमेंट के लिए बात करूंगा। किसके इंक्रीमेंट की बात हो रही है शेखर? अनुज अचानक अंदर आते हुए पूछा। मिस रमा का अनुज, देखो ना, ये इस्तीफा लेकर आई है, शायद हमारे साथ काम नहीं करना चाहती। अनुज ने एक तरफ रमा की ओर देखा और तेजी से शेखर के हाथ से इस्तीफा लेकर फाड़ दिया। रमा और शेखर हस्तप्रभ होकर देखते रह गए। ये क्या किया सर आपने? रमा चिल्लाई। चिल्लाइए मत मिस रमा, अनुज बोला। आपने मेरा इस्तीफा फाड़ा क्यों? लगता है आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपने यहाँ 3 साल का बांड भरा है मिस रमा, वो अब भी मेरे अलमारी में पड़ा हुआ है, आप चाहे तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। रमा को याद आया कि उसने सचमुच 3 साल का बॉन्ड भरा था। अब आप चुपचाप यहाँ से जाइए मिस रमा, मेरी मर्जी के बगैर आप यहाँ से हिल भी नहीं सकती। रमा की आंखें भर गई, वो पीछे मुड़कर चुपचाप निकल गई। अरे यार, तूने उसे रुला क्यों दिया? आराम से बात नहीं कर सकता था? बोलते हुए शेखर रमा के पीछे भागा। 1 मिनट मिस रमा, शेखर ने आवाज देकर रमा को रोका। जी सर। रमा ऑफिस के बाहर ही रुक गई। फ्रेंड्स कहकर शेखर ने रमा की ओर हाथ बढ़ा दिया। रमा ने आश्चर्य से देखा, फिर बोली, ओके चलो फिर कैंटीन चलते हैं, तुमको मैं अच्छी वाली चाय पिलाता हूँ, उससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, शेखर बोला। ऑफिस से लगकर ही पीछे कैंटीन था। वो दोनों वहां जाकर एक टेबल में बैठ गए। अनुज को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। रमा चुपचाप थी। अरे बुरा लगा तो उसकी ओर से मैं सॉरी बोलता हूँ, शेखर ने कहा। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? वो है ही खड़ूस, रमा बोली। नहीं रमा, पहले वो ऐसा नहीं था, पहले तो वो बहुत खुशमिजाज था और दूसरों को भी खुश करने वाला इंसान। फिर शायद कोई लड़की उसके जीवन में आई थी जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसने उसे धोखा दे दिया। ये सुनते ही रमा ने सिर उठाकर शेखर की ओर देखा, पर वो उसका गुस्सा तुम पर निकालेगा ऐसा सोचा
नहीं था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बजाय तुम कह सकती हो। अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम कहकर ही बात करूंगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कैंटीन में अनुज एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। अनुज की नजरें अचानक रमा से टकराई। वो देखो कि रमा और शेखर हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसने गुस्से से सोचा कि इस शेखर की इतनी हिम्मत कि मेरी रमा से नजदीकियां बढ़ाई। रमा भी उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसे लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है। कहीं यही तो अनुज की पत्नी नहीं। मुझे क्या करना है? अनुज मुझे धोखेबाज कहता है और खुद ही कितना बड़ा धोखेबाज है। मुझसे प्यार की नौटंकी की और शादी किसी दूसरे से कर ली। इतनी हड़बड़ी थी उसको कि मुझसे अलग होने के 3 दिन के अंदर ही इस लड़की को देख लिया और शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। हेलो शेखर, तुम लोग यहाँ कैंटीन में? अनुज ने नजदीक आकर पूछा। हाँ भाई, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते क्या? शेखर ने पूछा। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो कैंटीन आने ही वाला था। मैं आ जाता तुम्हारे साथ। इनके साथ आ गया तो क्या हो गया यार? मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम कैंटीन आने वाले हो। लगता है इन्हें पसंद नहीं आया मेरा आपके साथ आना। रमा बोली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कौन होता हूँ पसंद और नापसंद करने वाला? आप लोग एंजॉय करो। शेखर, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। रमा बोली। जी नहीं, सिर्फ आप चाहिए मिस रमा, और अपने विभाग की खरीदी बिक्री की पूरी फाइल आधे घंटे में मेरे कैबिन में लेकर आइए। अनुज रमा की बात को बीच में काटते हुए बोला। रमा नाराज होते हुए चुपचाप उठकर चली गई। यार, तुझे नहीं लगता कि तू उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है? शेखर बोला। कहाँ परेशान कर रहा हूँ? जो भी कर रहा हूँ वो तो कॉलेज के हित के लिए ही है। अनुज बोला। भैया, ये लड़की जो यहाँ बैठी थी शेखर के साथ, उसका नाम क्या है? मधु ने पूछा। रमा। रमा नाम है उसका। मधु ये नाम सुनकर चौंक गई। उसने अनुज की ओर देखा। भैया, 2 मिनट आती हूँ कहकर मधु उठने लगी। तभी अनुज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और सिर से ना का इशारा किया। मधु चुपचाप बैठ गई। तुम लोग यही बैठो। हाँ, मैं थोड़ा फाइल देख कर आता हूँ कहकर वो निकल गया। वो वहां से निकलकर सीधे विभाग चला गया, परंतु जब वह पहुंचा तो वो वहां नहीं मिली। उसने तुरंत फोन लगाया। हेलो मिस रमा। जी सर। आप कहाँ हैं? मैं तो आपके केबिन में पहुंच गई हूँ सर। मैं तो आपके विभाग में हूँ और आप केबिन गई। यह कहकर उसने फोन काट दिया। रमा तेजी से दौड़ते हुए वापस अपने विभाग की ओर भागी। जब वह वहां पहुंची तो अनुज वहां नहीं था। अब उसने अनुज को फोन किया। हेलो सर। मैं तो केबिन में हूँ। आप तो केबिन में थी ना, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अब तुरंत यहाँ आइए। रमा वापस दौड़ते केबिन पहुंची। मैं आई कम इन सर। वो हाँफ रही थी। आ जाइए, दिखाइए फाइल। ठीक है, वहाँ रख दीजिए। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो अनुज? रमा हाँफते हुए बोली। तुम कौन है? मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए इज्जत से पेश आओ। और परेशान? वो तो बस अभी चालू हुआ है मैडम, आगे देखते जाओ क्या होता है। अनुज व्यंग्य मारते हुए बोला। रमा अब भी हाँफ रही थी। अब सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से, अनुज चिल्लाया। सॉरी सर, रमा सिर झुकाकर बोली और पीछे पलटकर चलने लगी। अचानक उसका पैर बेंच के कोने से टकरा गया और वो आह करते हुए नीचे गिर गई। ये देख अनुज अधीर हो गया। वो तेजी से उठा और रमा को बाहों में उठाकर सोफे में बिठा दिया। कितनी बार बोला है रमा कि तुम अपना ध्यान रखा करो, पर तुम हो कि मानती नहीं। अरे, अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए अपना ध्यान रखा करो। अनुज की दिल की बात अनजाने में उसकी जुबान पर आ गई थी। रमा ने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने सिर झुका लिया और चुपचाप उसके अंगूठे पर अपना रुमाल बांधने लगा। तभी शेखर और मधु अंदर आ गए। अरे, ये क्या हो रहा है रमा? शेखर ने आते ही पूछा। अनुज उठकर एक और खड़ा हो गया। शेखर, इनके पैर में चोट लगी है, इन्हें मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट करवाकर कार से घर छुड़वा देना। नहीं, मैं चली जाऊंगी, रमा करहाते हुए बोली। मैं जब कह रहा हूँ ना कि आपको घर छोड़ दिया जाएगा तो चुपचाप चली जाइए। ये हमारे कॉलेज के नियमों में है।
अनुज चिल्लाते हुए बोला। रमा चुप रही। वो स्टाफ के साथ लंगड़ाते हुए बाहर निकल गई। उसे प्राथमिक उपचार के बाद कॉलेज की कार से घर छोड़ दिया गया। घर पहुंचकर वो बेड में जाकर आंख बंद करके लेट गई और सोचने लगी, क्या अनुज मुझे आज भी प्यार करता है? मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि वो मेरी फिक्र कर रहा था, पर उसकी पत्नी तो वही थी। फिर उसे मेरी चिंता क्यों हो रही थी? ये तो आश्चर्यजनक बात है। क्या उसके संबंध अपनी पत्नी के साथ ठीक नहीं है? इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई और उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसने कॉलबेल की आवाज सुनी। उसने सोचा, इतनी शाम को अभी कौन आ सकता है? वह उठकर धीरे धीरे हॉल में आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो एकदम चौंक गई। ओह, आप! क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, बैठिए, रमा ने कहा। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो तो मामूली सी चोट थी, अभी ठीक है। आप तो अनुज की पत्नी है ना? यह सुनकर वो हंसने लगी। हम एक बार मिले हैं रमा, तुमने मुझे शायद ऑब्जर्व नहीं किया था, परंतु मैंने तुम्हें देखा था। देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ मिले हैं। आप प्लीज बताने की कृपया करिए। रमा बोली, मैं अनुज की छोटी बहन मधु। क्या? रमा एकदम शॉक्ड थी। हाँ रमा, मैं अनुज की छोटी बहन हूँ और आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या अब भी कुछ मैं तुमको दे सकती हूँ मधु? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद से भाई का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, परंतु 1 वर्ष पूर्व से वो कुछ कुछ ठीक हो रहे थे। अब जब से तुमसे मिले हैं, फिर से उनकी मानसिक एकदम डावाडोल हो गई है। इसीलिए प्लीज भगवान के लिए उनके जीवन से दूर चली जाओ। मैं उनको वापस खुश देखना चाहती हूँ। रमा स्तंभ थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या पूछे, क्या कहे या ना कहे। फिर अचानक उसने कहा, मैंने कोशिश की थी मधु इस्तीफा देने की, पर वो तो उसे फाड़कर फेंक दिया। तुम उसे बिना बताए चले जाओ, ट्रेन से, बस से, कहीं भी, जहाँ वो तुम्हें ढूंढ ना सके। तुम शायद ठीक कह रही हो मधु, मुझे किसी को दुखी करने का अधिकार नहीं है, वो भी व्यक्तिगत तौर पर। मेरे चाचा जी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में रहते हैं, वहाँ चली जाती हूँ। अनुज मुझे वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। अभी रात की ही ट्रेन से चली जाती हूँ, जैसा तुम उचित समझो रमा। और मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम दोनों की खुशी के लिए ऐसा कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मधु। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, कहकर वो निकल गई। उसके जाने के बाद रमा ने कुछ कपड़े अपने बैग में डाले और उस साड़ी को भी रख ली। फिर घर से निकल गई। इधर अनुज थोड़ा परेशान हो रहा था कि रमा यहाँ अकेली रहती है और उसके चोट में दर्द भी हो रहा होगा, तो क्यों ना एक बार फोन कर लूं। वो फोन उठाता, फिर छोड़ देता, फिर उठाता, फिर छोड़ देता। फिर हिम्मत करके उसने रमा को फोन लगाया। रमा ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जा रही थी। अचानक फोन पर अनुज का नंबर देखकर वो हैरान थी। उसने सोचा, उठाऊं या ना उठाऊं। अंततः उसने उठाया ही नहीं। अनुज ने देखा कि रिंग पूरा गया, पर रमा ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने दोबारा फोन किया तो देखा कि नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसे थोड़ा गुस्सा आया और शंका भी हुई कि ये मेरा फोन किस लिए नहीं उठा रही है। फोन इसलिए नहीं उठा रही होगी क्योंकि मेरा फोन है, परंतु बॉस होने के नाते तो उसे मेरा फोन उठाना ही चाहिए था। कुछ दिक्कत तो नहीं है उसको। उसने अपनी कार निकाली और निकल पड़ा उसके घर की ओर। जब वह स्वर्ण भूमि सोसाइटी पहुंचा तो माहौल एकदम सुनसान था। रात के 10 बज रहे थे। बहुत घरों की रोशनियां भी बंद हो चुकी थी, बाकी भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो लिफ्ट से सीधे तीसरे मंजिल पहुंचा। वो उसके फ्लैट के दरवाजे पर हाथ से मारा, घंटी बजाई, रमा रमा करके चिल्लाया, परंतु अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हैंडल को उसने हिलाकर देखा, सेंट्रल लॉक लगा हुआ था। उसे अब चिंता होने लगी। वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आया। नीचे से देखा कि उसके फ्लैट की दोनों खिड़कियों का लाइट ऑफ था। उसे समझ में आ गया था कि वो शायद घर में नहीं है। नहीं है, फिर कहाँ गई वो? और चिंतित हो गया। वो गार्ड रूम में गया और उसको जगाया। भैया, आपने वो फ्लैट नंबर 203 वाली मैडम को कहीं जाते देखा है क्या? अनुज ने पूछा। नहीं सर, मैं तो अभी 10 बजे वाली शिफ्ट में आया हूँ, तो किसी और ने देखा होगा, पता नहीं सर।
तुमसे पहले वाला गार्ड कब तक था? अनुज ने पूछा। बस 5 मिनट पहले ही गया है साहब। अच्छा, तो उसको पूछो ना, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना साहब। तो फोन लगाकर पूछो उसको। जी साहब। उसने फोन लगाकर अनुज को ही दे दिया। हेलो भैया, मैं स्वर्ण भूमि से अनुज बोल रहा हूँ। क्या आपने तीसरी मंजिल वाली 203 नंबर फ्लैट की रमा मैडम को कहीं जाते देखा है? हाँ साहब, किसी मैडम को तो देखा था 9 बजे करीब जाते हुए, पर सही ढंग से कह नहीं सकता। लड़की जैसी थी क्या? कोई अधेड़ महिला तो नहीं थी? नहीं साहब, लड़की जैसी ही थी, और उनके हाथ में एक काला बैग था। ओ, अनुज को पक्का यकीन हो गया था कि वो यहाँ से कहीं जाने के लिए निकली है। वो एकदम टेंशन में आ गया और तुरंत अपनी कार की ओर भागा। थोड़ी ही देर में उसने शहर के सारे सड़कों को नाप डाला, पर कहीं भी रमा का पता नहीं चल रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था। अचानक उसने सोचा कि शायद अपने किसी दोस्त को इस विषय में बताया हो, इसलिए पहले उसने माला को फोन लगाया। हेलो माला। ओ हेलो, गुड इवनिंग सर। माला, तुम्हारी रमा से कोई बात हुई क्या? नहीं सर। कोई विशेष बात सर? आपने इतनी रात गए फोन किया है। नहीं, कोई विशेष बात नहीं माला, बस ऑफिस संबंधी कुछ याद आया तो सोचा उसको बता दूं, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, नहीं सर, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, और किसको फोन कर सकता हूँ? अनुज ये सोच ही रहा था कि उसे याद आया उसकी दोस्ती शेखर से भी हो गई है। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।